हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो हमारी सीरीज में चल रहा है, एंड द चैप्टर बीइंग गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। आपकी बुक में स्पेसिफिक चैप्टर के रूप में है। आज हम लोग इसको ब्रीफ में देखेंगे। गुडविल क्या होती है, इसको क्यों निकाला जाता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे इनिशिएट करके इसको फिनिश करेंगे हम लोग। चलो, इसको डिस्क्राइब तो बड़ी इजीली से किया जा सकता है, लेकिन इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ तो बोल रहा है कि गुडविल किसका आपको एडवांटेज मिल रहे हैं, आपको जो है वो है आपकी गुड नेम, अच्छा नाम जो आपने कमाया है, रेपुटेशन एंड कनेक्शंस और जो बिजनेस के हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को आपकी तरफ कस्टमर्स को खींच रही है। ठीक है, गुडविल वो चीज़ है जो आपका एक पुराना बिजनेस जो एस्टेब्लिश्ड है और एक नए बिजनेस को डिस्टिंग्विश करती है। अब देखिए कि पुराने जो बिजनेस स्टेब्लिश्ड है उसकी तरफ कस्टमर का रिटेंशन ज़्यादा रहेगा, कस्टमर उसकी तरफ खींचता ज़्यादा है। नई बिजनेस में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो गुडविल क्या है, वो अट्रैक्टिंग फोर्स है। ठीक है, बोल रहे हैं कि ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट जो बिजनेस है हमारा और न्यू बिजनेस में ये डिस्टिंग्विश फोर्स है गुडविल। तो ये डिस्टिंग्विश फोर्स आई कैसे, तो गुडविल की वैल्यू कैसे इफेक्ट हो रही है। तो पहला पॉइंट देखा, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर वो उसको चलाने वाले लोग केपेबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, तो वो उसको अच्छी तरह रन कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट रन कर पाएंगे। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। अगर आपकी लोकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर को कस्टमर को नहीं दिखते हैं ज़्यादा, वहाँ पर को उसकी लोकेलिटी नहीं है, तो आपके लिए बिजनेस के नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन अगर आपका लोकस ऑफ द सेंटर है, बीच शहर में आपका कहीं पर को बिजनेस स्टेब्लिश्ड है जहाँ पर को कस्टमर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए वो फेवरेबल चीज़ हो गई। तो लोकेशन गुडविल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट ये फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आगे बढ़ते हैं, लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। जितना पुराना बिजनेस होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी गुडविल बड़ी होगी। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स, अगर उसके पास कुछ पेटेंट्स हैं तो उसके एडवांटेज ज़रूर मिलते हैं। फिर है हमारा एक्सेस टू सप्लायर। ठीक है, सप्लायर से आपका कैसा कनेक्शन है, उसका कितने ईजीली एक्सेस है आपके पास। क्वालिटी, द क्वालिटी विच यू आर गिविंग टू द कस्टमर्स। मार्केट सिचुएशन भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मार्केट सिचुएशन अगर आपके लिए फेवरेबल है तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस, बिल्कुल द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, वो भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। और अदर फैक्टर है, आफ्टर सेल सर्विस हो गया, गुड कस्टमर रिलेशंस हो गया, गुड लेबर रिलेशंस हो गए, और बाकी ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट को बाकी एक फ्रेश बिजनेस से अलग करता है। और ये सारी फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स उसके हाथ में है, कुछ फैक्टर्स उसके हाथ में नहीं है, लाइक मार्केट सिचुएशन एंड ऑल। तो ये सारी है जो अफेक्ट करता है गुडविल को। अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट, हमारे स्टैटिस्टिक्स को नोट डाउन करिए, और ये स्क्रीन में आपके सामने रखा हुआ है। आप इसके नोट्स बनाते चलिए, आपका बुक में है तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गुडविल का नेचर कैसा होता है। आप बोलेंगे सर गुडविल का नेचर इंटेंजिबल होता है। चलो, अब ये आपके स्क्रीन के सामने है, कुछ इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ता है आज लोग। Standard 26 issued by the Institute of Chartered Accountant of India has defined intangible assets as an intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance held for use in the production or supply of goods or services for rental or others or for administrative purposes। यहाँ पर को तो अभी हमने बोला कि नॉन मॉनेटरी है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि इट इज़ अ वैल्यूबल इंटेंजिबल एसेट। ये वो इंटेंजिबल एसेट जो बहुत वैल्यूबल है। एमोर्टाइज होना मतलब धीरे धीरे उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाना। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ऑल्दो इट इज़ वैल्यूबल, लेकिन इसको आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट में नहीं शो कर सकते। ठीक है, गुडविल हम जान रहे हैं कि आपका बिजनेस है, आपने इसमें मेहनत करी हुई है, जे फैक्टर जितने भी थे उसके अकॉर्डिंग आपका जो गुडविल है कस्टमर की आईज़ में वो बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन आप इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जहाँ पर को हम लोग एसेट्स लिखते हैं वहाँ पर को गुडविल को हम लोग शो नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आपने इसको खरीदा है, अनलेस कंसिडरेशन फॉर पेड। अगर आपने गुडविल को खरीद लिया है तब आप उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी सब्र रखिए। अच्छा, यहाँ पर को और चीज़ें लिखी हुई है सेल्फ जनरेटेड, अभी मैं उसमें जाना नहीं चाहता, अभी मैं आपको इसको डीपली डिस्कस करूँगा।
तो ये चीज़ समझ लीजिए आपकी ये थोड़ा वैल्यूबल एसेट है और ये धीरे धीरे अपनी वैल्यूएशन होता जाता है, अमोर्टाइज होते जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनलेस आपने इस गुडविल को खरीदा है, परचेज किया हुआ है गुडविल को। ठीक है, गुडविल कब परचेज करी जाती है, अभी सब आपके सामने आने ही वाला है। चलो, इस गुडविल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको? वाई डू वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल, या फिर वाई डू हैव टू वैल्यू गुडविल? गुडविल को वैल्यू क्यों करना पड़ता है? तो अगर हम देखें कि अकाउंटिंग की जैसे जैसे हमारी स्टेप्स चलेगी, हम लोगों को उसको वैल्यू करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देखें कि पार्टनर्स के बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है, तब हम लोगों को करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब जब होगी तब देखेंगे। वो हो सकता है कि PSR चेंज हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, जब नया पार्टनर आ रहा हो, पार्टनर की डेथ हो रही होगी या फिर पार्टनर रिटायर कर रहा होगा, पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो रही होगी। अच्छा, और हो सकता है कि दो फर्म्स एमालगमेट हो रही हों, फर्म कन्वर्ट होकर कंपनी बन जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हो रही हैं तो हम लोगों को उतनी बार, हर बार हम लोगों को वैल्यू करनी पड़ेगी गुडविल को। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है। अभी तक तो गुडविल को समझने में आपको हेल्प हो रही थी, अब है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में हमारी दो तरीके की गुडविल आ जाती हैं। अब अगर हम देखें कि गुडविल को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, एक तो होगी आपकी सेल्फ जेनरेटेड, ठीक है, और एक होगी बच्चों आपकी परचेज्ड। जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि वो शो नहीं की जा सकती, शो कर सकते हैं, तो वो यही चीज़ है। ये हो गया उसका क्लासिफिकेशन। तो गुडविल हमारी दो तरीके की निकल के आई हमारे सामने, एक है सेल्फ जनरेटेड और एक है परचेज्ड। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड कब कब होगी बताइए? वो सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल याद कर लीजिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशंस, और जितनी भी चीज़ें थी वो सब अगर हो रही हैं तो वो आपकी खुद की मेहनत है, वो बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस, वो मेहनत है जो वो जनरेट किया है, उसने खुद से जनरेट किया है अपनी इमेज को, दैट इज सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल क्या होगी कि मैंने कोई ऐसा बिजनेस परचेज कर लिया जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, जिसकी पहले से गुडविल बनी हुई है, तो मैं बोलूंगा कि मैंने उसको परचेज कर लिया, परचेज गुडविल बन गई। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब अगर मैं गुडविल की वैल्यूएशन की बात करूं, ये गुडविल कहां पर को आया? तो सपोज करो एक बिजनेस है जिसकी असेट्स और बाकी संपत्ति मिला के वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, लेकिन जब मैं उसको परचेज करने गया तो मुझसे मांगे गए 17 करोड़ रुपए। बोले नहीं नहीं, आपको तो 17 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो असेट्स एंड अदर वैल्यूएशंस की जो वैल्यू है वो तो 10 करोड़ है, ये एक्स्ट्रा 7 करोड़ क्यों? वाई? तो ये जो चीज होता है ना डिफरेंस, ये होती है बेटा गुडविल। ये होती है वो गुडविल जो आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मनी देंगे, और जब आप ये होगा तो आप बोलेंगे कि अच्छा मैंने ना ये 7 करोड़ रुपए की पे खरीदी, ये गुडविल कितने की पड़ी मुझे? 7 करोड़ रुपए की। तब मैं उसको अपनी असेट साइड में शो करूंगा गुडविल 7 करोड़ रुपए। ये चीज समझ में आ गई? हाँ, लेकिन अगर मैं उसको बेच ही नहीं रहा हूं, अगर मैंने उसको स्क्रैच से स्टार्ट किया, यहां पर से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स मैंने वो अपनी रेपुटेशन बनाई है, तो मैं उसको अपनी एसेट साइड में ये शो नहीं कर सकते कि भाई आज मेरी गुडविल 7 करोड़ की हो गई है। नहीं, वैसा हम लोग नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड, दोनों में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन बिजनेस परचेज्ड एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटीज, द डिफरेंस अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। जो अभी मैंने आपको बताया वही 7 करोड़ वाला एग्जाम्पल, वही हमारी गुडविल है सेल्फ जनरेटेड की तरफ। चलो अब पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ। सेल्फ जनरेटेड या फिर नॉन परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर कंसिडरेशन बट इज अर्नड कमाई गई है बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स। It is an internally generated goodwill which arise from a number of factors such as favorable location, effective management, जो अभी हमने देखा था factors affecting goodwill, good quality of product, etc. that a running business possesses due to which it is able to earn higher profits. ठीक है, अच्छा इसके कुछ हम लोग फीचर्स देख लेते हैं।
इट इज़ जनरेटेड इंटरनली, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही। इट्स वैल्यूएशन इट्स इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द व्यूअर। अच्छा, बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस, वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एसेट नॉट अकाउंटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बिल्कुल सही, उसको नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आपको थ्योरी का एक भी शब्द नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कोई भी घबराने की बात नहीं है। जैसे ही आप अब इस मेथड की तरफ आएंगे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते रहेगा, ये धीरे 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 आपको इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि फिर आप सीधे इसकी कैलकुलेशन में हम लोग जंप करेंगे। चलो, अब गुडविल को वैल्यू करने की बात हम लोगों ने सबने सीख ली, ठीक है, इस तरह वैल्यू होगा, ये होगा। अब देखते हैं कि उसको कैलकुलेट किस मेथड से किया जाएगा, ठीक है। ए फर्स्ट होगी एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर मैं उसको इधर लिख दूं एवरेज प्रॉफिट, एक होगी हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होगी हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए कि इसके अंदर भी दो हैं, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सिंपल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो हम लोग सिंपल को कर लेते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, उनको क्या निकालनी होती है, गुडविल। तो गुडविल निकालनी है तो गुडविल हम लोगों ने यहाँ लिखी। अब फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर को, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप मेथड्स में आइए, मेथड्स में 3 सेग्रीगेट करिए, पहला, दूसरा और तीसरा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट में आए। एवरेज प्रॉफिट में भी 2 मेथड्स होती हैं, एक है सिंपल एवरेज, दूसरी है वेटेड एवरेज। सिंपल का फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NYP बोल दिया करेंगे आज से, ठीक है, और इसको AP भी बोलेंगे तो ये भी चल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो भाई एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कुछ पास्ट ईयर्स में उसने कमाया है और उसको डिवाइडेड बाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, एवरेज निकालना तो आप लोगों को आता ही है। सपोज मैंने बोला कि एवरेज 5 साल का निकालना है, तो आपने बोला ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस 4 ईयर प्लस 5 ईयर डिवाइडेड बाई 5 आ गया भाई आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 5 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। किसी साल अगर लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3। अब सपोज 4th ईयर में लॉस हो रहा है तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट में आ जाएगा +5। कोई ऐसे नॉर्मल मैथमेटिक्स ही तो है, कुछ भी सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, आगे बढ़िए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला तो खैर मैं लिखाऊंगा ही, लेकिन आपको समझाने के लिए एवरेज प्रॉफिट का ही लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे में तरफ, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज NYP इक्वल्स टू, बच्चों NYP का है नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इसमें क्या लिखा है हमने कि हाउ लॉन्ग डज फर्म अर्न द सेम प्रॉफिट्स विच दे आर अर्निंग, जो वो अभी कमा पा रहे हैं आज की डेट पर, ठीक है। कोई भी बिजनेस को आप खरीदने जा रहे हैं तभी आप इसको वैल्यूएशन कर रहे हैं, जब आप, ठीक है। तो अगर मैंने एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस को खरीदा है तो मैं चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि अच्छा आज के दिन ये इस्टेब्लिश्ड बिजनेस इतना एवरेज प्रॉफिट कमा लेता है, या फिर एक साल का इसका प्रॉफिट ये है, तो इसके पास्ट एफर्ट्स की जितनी भी इन्होंने एफर्ट्स करी हुई है उसका रिजल्ट आज हमको देखने को मिल रहा है।
अच्छा हैं वो मैं कितने सालों तक इंजॉय कर सकता हूँ, तो वही है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितने सालों तक मुझे ये सेम प्रॉफिट्स अर्न करने को मिलेंगे, यही है नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर मैं अपनी अभी एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स ना लगाऊं, बिजनेस को अभी जो खरीदा है उसी पैसे को वापस करने की सोचूं, कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट ना करूं, तो ये प्रॉफिट्स मुझे कितने समय तक सेम मिलते ही रहेंगे, तो वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर को लेके आएंगे, विच इज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लेंदी लग सकता है इसका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले आप इसको रिकॉर्ड करिए यहाँ तक, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर फॉर्मूले में जाएंगे। सबसे पहले मैंने बोला था कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा, सपोज करते हैं कि ये 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ईयर्स का पीरियड हम लोगों ने देखा। ये प्रॉफिट्स का कुछ ऐसा हमारा पीरियड्स है और इसमें प्रॉफिट हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट आया हमारा, यहाँ पर तक टच हुआ, चलो दूसरा ईयर आया, प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर तक टच हुआ। ठीक है, तीसरा ईयर आया, हम लोग सेम कांस्टेंट ही कमा पाए। अब ये जो चौथा साल है ना, यहाँ पर को ये प्रॉफिट यहाँ चला गया और फिर ये 5वें में आके यहाँ पर को इस्टेब्लिश हो गया। सपोज मान के चलते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग हमारे बिजनेस की हो रही थी, लेकिन जो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे साल हमारा देखो कितना अलग प्रॉफिट आया है, बिल्कुल इससे दुगना आ गया है। तो इसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं, पॉसिबल घटनाएं हुई हैं, हम लोगों को उसको कंसिडर करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के कारण तो नहीं था, ये कुछ और कारण थे। और अगर और कारण थे तो वो क्या अगले साल भी वही रिपीट कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते। अगर रीज़न नहीं कर सकते वाला आंसर आपका आएगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता हर साल, तो फिर हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। सपोज करो मैंने कोई अपना असेट बेच दिया, असेट सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिया तो मेरे पास इनफ्लो हो रहा होगा ना पैसे का। चलो एक चीज़ हो गई। सपोज करो कि मुझे डिविडेंड मिल गया, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, कोई कंपनी ने मुझे डिविडेंड दे दिया, कैपिटल गेन हो गया मेरे पास। कोई इंश्योरेंस क्लेम मेरा अटका हुआ था बहुत समय से, वो मुझे इस साल मिल गया। तो क्या नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस है? नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब कि बिजनेस की कोर एक्टिविटी से ही कमाया गया पैसा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमारी कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं मानी जाती। अब समझ में आ गया? तो अगर ऐसा कभी केस आ रहा होगा तो हम इसको इग्नोर करेंगे और उसको एक्सक्लूड करेंगे, उन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करेंगे और बताएंगे कि अच्छा हमको बताइए कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस करते हुए कितना पैसा था और ये कितना था। तो इसको हम लोग हटा देंगे, इसको रख लेंगे इस तरीके से। अब सपोज कि कभी हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हो गया, लॉस भी हम लोग सह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कभी इतना लॉस हो गया कि वो अनएक्सपेक्टेड है और वो हर साल होगा नहीं लॉस हमारा, ऐसा कुछ। तो ये देखो, ये तो बहुत नीचे तक लॉस चला गया ना हमारा। तो भाई नॉर्मल लॉस तो हमारा इतना हो रहा था, इतना लॉस कैसे चला गया? तो अब बताइए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आप खुद ही दिमाग लगाइए। ये हो सकता है कि कभी मैंने कोई बहुत बड़ी मशीनरी खरीद ली, कभी फायर हो गई, कुछ हो गया, कभी कोई इंसिडेंट हो गया, क्या है हो सकता है कि लॉस एंड सेल ऑफ असेट हो जाए हमारा। ठीक है, फायर हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, डिविडेंड कभी पे करना पड़े, तो ये सारी एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस में नहीं आता है। अगर हम स्टेप 1 में देखें, सबसे पहला काम करना क्या है कि कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। फ्यूज होने की या घबराने की बात नहीं, बड़ा सिंपल। सपोज मैं मान के चलता हूं कि आपको 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, इस तरीके से गिवन है 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। ठीक है, यहाँ पर को लिखा हुआ है 17 लाख, यहाँ पर को लिखा हुआ है 18 लैक्स, यहाँ पर को लिखा है 19 लैक्स, यहाँ पर को लिखा है 29 लैक्स और फिर लिखा हुआ है 19 लैक्स।
अब आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल इस तरह चल रहा है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आगे लिखी नहीं है तो आप इसको नॉर्मल ही माने। क्वेश्चन के अंदर अगर स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो नॉर्मल मानो। अगर क्वेश्चन बोलता है कि अच्छा ये जो साल है ना 2020, यहाँ पर को आपकी आग लग गई थी और 5 लाख का जो था आपका गुड्स बर्बाद हो गया था, एक चीज़ बता रहा है। दूसरा बोल रहा है कि आपको कैपिटल गेन हुआ था 10 लाख रुपए का, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है तो आप मानेंगे अच्छा ये साल में हमारी कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ से हटके भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं और इसको अब हम लोगों को प्लस या माइनस करना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। और अगर आपने फॉर्मूला अच्छी तरह से देखा हुआ है तो आपको ये चीज़ें उस समय याद आ जाएंगी कि किसको प्लस करना होता है, किसको माइनस करना होता है। तो पहला काम आपका यही रहेगा कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स को निकाला जाए। ठीक है। स्टेप 2, आपके पास अगर ये आ गया तो आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स को आप कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 3 में आ जाते हैं। फिर आ जाएंगे आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। स्टेप 4 वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे आप, फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये हो गई भाई हमारे 4 स्टेप्स पूरे। तो पहला स्टेप क्या है कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करना है और इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। आप इसको रिकॉर्ड करिए, बुक में से देखिए। हमारा एबनॉर्मल लॉस और गेन की चीज़ें। ठीक है। किस चीज़ को प्लस कर रहे हैं, किस चीज़ को माइनस कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। हम लोगों ने सोचा कि भाई ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही थी और ये हो गया हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया। और ये हमको पता है कि इसको एक्सक्लूड क्यों करना है, क्योंकि क्या हम इसको हर साल रिपीट कर सकते हैं? रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी होने वाले इंस्टेंट्स होते हैं। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूड करना है इसका मतलब इसको माइनस करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, और अगर हम देखें कि भाई ये नॉर्मल से तो हटके ही लॉस है, ये नॉर्मल लॉस नहीं है। नॉर्मल लॉस ऑफ द बिजनेस तो वर्किंग ऑफ द बिजनेस के बारे में बात हो रही है। ये एबनॉर्मल लॉस हो गए, फायर हो जाना, स्ट्राइक हो जाना, डिविडेंड पे करना, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो जाना, बाकी चीज़ें हो जाना। क्या ये हर साल आपका होगा? क्या नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि इसको अगर हम लोग ने माइनस कर दिया तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी हमारे साथ, तो आप इसको इंक्लूड कर देते हैं। इसीलिए एबनॉर्मल गेन्स को माइनस कर रहे होंगे आप और एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस कर रहे होंगे आप अपने फॉर्मूले में। ये चीज़ लॉजिक समझ में आ गया? अब बस आपको ये देखना है कि भाई एबनॉर्मल गेन्स क्या क्या हो सकते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं। फॉर्मूला ख़त्म। इतना सिंपल तो है। चलो अब हम लोग आइटम देखना शुरू करते हैं। तो ऐड हम लोग किसको करेंगे? एबनॉर्मल लॉसेस को करेंगे। तो वो देख लेते हैं क्या होता है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ETC। ठीक है। और क्या हो सकता है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है। सिंस इट इज़ नॉट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, मैंने आपको डिस्कस कर दिया, क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल जब डिस्कस करते हैं तो नॉर्मल कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस की बात हो रही होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सिंस इट वुड हैव रिड्यूस द प्रॉफिट। ठीक है। अगर कभी आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, आपके पास पड़ा हुआ है 50,000 का सामान, आपने उसको ओवर वैल्यू करके 70,000 का कर लिया, बना लिया, और यही काम आपने क्लोजिंग स्टॉक में उल्टा कर दिया। 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, आपने उसको वैल्यू दिखा दिया 30,000 का। इससे क्या होगा? आपके प्रॉफिट्स कम आएंगे, तो आपको उसको ऐड कर देना है। फिर है आपका नॉन एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। नॉन रिकरिंग मतलब कि वो अभी जैसे मैंने बताया कि वो हर साल होने वाले हैं, नहीं होने वाले। ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं आपके पास तो बताइए आप। चलो जैसे मैंने आप बता दिया कि डिविडेंड पे करना है, स्ट्राइक हो गई, कभी फायर हो रहा है, तो ऐसा कभी होगा नहीं, कभी कभी होता है। फिर आ जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने खरीदी मशीन,
और आपने उसको मशीन अकाउंट में ना दिखा के परचेज अकाउंट में दिखा दिया। परचेज अकाउंट तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में माना जाएगा, स्टॉक खरीदना है, तो ये आपकी गलती हो गई है और आपने वो गलती को सुधारने के लिए उसको फिर प्लस करना पड़ेगा। चलो ये आइटम हो गए। फिर हम आ जाते हैं लेस करने वाले एबनॉर्मल गेंस को मतलब प्रॉफिट, और वो हो सकता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बेच दिया, फिक्स्ड एसेट बेचा, आपके पास खूब सारा पैसा आ गया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 50 का, आपने उसको 1 लाख का दिखा दिया। और अपोजिट करेंगे, आपके पास 50,000 का ओपनिंग स्टॉक है, आपने उसको 30,000 का दिखा दिया। तो ये चीज़ हमको हम लोगों को माइनस करनी पड़ेगी। नॉन रिकरिंग इनकम सच इनकम आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जैसे डिविडेंड रिसीव हो जाना, इंटरेस्ट रिसीव हो जाना, आपने किसी को लोन दिया था वो आपको वापस मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कैपिटल गेंस के बारे में बात करते हैं। कैपिटल गेंस अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी हमारा आ जाता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, ठीक है, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी, और घबराने की बात नहीं, इतनी सारी चीज़ें आने वाली है नहीं, बस कुछ कुछ मेन पॉइंट्स आएंगे, लेकिन हाँ क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए पूरा फॉर्मूला को हम लोगों को रिफ़र करना ही पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। चलिए ये आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीख लिया, बस कुछ नहीं है, आपको प्रॉफिट में से प्लस माइनस करनी है चीज़ें और आपके पास आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आते ही आप इसको करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने का काम। एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड बाय ईयर्स, और फिर एनवाईपी का आपको गिवन है, और ये फिर आ गया हमारा गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एनवाईपी, और आपका आंसर आ गया। आपने सिंपल प्रॉफिट मेथड से गुडविल को वैल्यू करना सीख लिया। चलो अब आप इलिस्ट्रेशन की तरफ मूव ऑन हो जाइए। इसका एक इलिस्ट्रेशन करिए और देखिए कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा सा सिंपल है, बस एक बार जो फॉर्मूला है उसको एक बार खुद से लिखिए, एक बार कॉपी में देख के लिखिए, फिर कोशिश करिए कि जितना आपको याद आ रहा है उतने आइटम लिखिए, जो नहीं याद आ रहे हैं फिर कॉपी में बुक में सब नोट्स में से देखिए, फिर एक बार और लिखिए। ऐसा तब तक करिए जब तक आप फॉर्मूला याद ना कर लें। आप मतलब स्क्रैच से लास्ट तक जब तक आप फॉर्मूला पूरा खुद से ना लिख लें तब तक आप ये काम करते रहें और फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, पहले आप खुद से करिए, और दूसरी प्रॉफिट मेथड भी हम लोग देखेंगे। अंटिल देन स्टडी।